हेलो एवरीवन, कैसे हो आप भाई? आप सभी आई थिंक सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। इस कोरोना के टाइम पर सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से बाहर निकलो तो अपना मास्क लगा के चलिए। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th के एनसीईआरटी, और क्लास 9th के एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। और चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 हम अपनी पिछली वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर, तो आप वहां से उस वीडियो को कवर अप कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। क्लाइमेट को भारत में कौन कौन से फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं, इसके अलावा जलवायु पर किस किस का नियंत्रण रहता है। कोरियालिस बल पढ़ा था हमने, और फेरल का नियम किया था। और आपके जो चक्रवातीय विक्षोभ होते हैं जिन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं, उन्हें किया था। जेट धाराएं हमने पढ़ी थी, जेट स्ट्रीम। और इसके साथ साथ हमने भारतीय मानसून को भी थोड़ा बहुत समझ लिया था। आज की क्लास भारत के अंदर जो मानसून का आगमन कब होता है, मानसून की वापसी कब होती है, इस चीज़ को भी थोड़ा बहुत कवर अप हमने कर लिया था। तो आज की क्लास में हमारी शुरू होगी आज की क्लास ऋतुओं से। तो भारत में कौन कौन सी ऋतुएं हैं? आप सभी इंडिया में रहते हो, आप सबको पता है भारत में कौन कौन सी ऋतुएं हैं। गर्मी सर्दी, ठीक है, मेन तो यही दो आती हैं, गर्मी सर्दी। और वैसे तो 4 ऋतुएं मेन होती है भारत में, ठीक है। तो भारत में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले शीत ऋतु। तो सबको पता है भाई शीत ऋतु कब शुरू होती है इंडिया में नवंबर से शुरू हो जाती है शीत ऋतु। और आपका 10 दिसंबर और जनवरी बहुत ठंडे महीने होते हैं भारत में, अगर आप उत्तर भारत में रहते हो तो, ठीक है। उसके अलावा जो टेम्परेचर है वो भी आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता चला जाता है। जैसे आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर जाते हो तो टेम्परेचर में गिरावट हमें देखने को मिलती है। पूर्वी तट पर जैसे चेन्नई है, तो चेन्नई का जो औसत टेम्परेचर होता है 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जबकि अगर हम उत्तरी भारत के मैदान की बात करें, वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच वहाँ टेम्परेचर रहता है। जनवरी में, दिसंबर की बात हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके साथ साथ भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वहाँ पर हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है। किन किन राज्यों में? भाई जैसे आपका उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। तो भारत के जो ये उत्तरी राज्य है जो हिमालय के साथ लगते हैं, इन सभी में स्नोफॉल देखने को मिलता है। तो इस ऋतु में क्या होता है, देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं, और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। स्थल से यानी लैंड वाले पार्ट से जल वाले पार्ट की ओर बह रही होती है, इसीलिए ये सूखी होती हैं, इनमें पानी की मात्रा नहीं होती। और इसके अलावा देश के अधिकतर भाग में इसी टाइम पर शुष्क मौसम होता है इन पवनों की वजह से। अगर इनके पास पानी ही नहीं होगा तो ये कहाँ से वर्षा करेंगी, ठीक है ना। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ पर ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। क्योंकि देखो अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। जैसे ये पवनें लौटती हैं तो बंगाल की खाड़ी से पानी उठा लेती हैं, और उसी पानी को भारत की जो तमिलनाडु राज्य, यहाँ पर भारत का तमिलनाडु राज्य है, तो इस तमिलनाडु राज्य में वर्षा करती है। समझ गए? तो देश की अब यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी भाग में एक हाई प्रेशर बन जाता है, जहाँ पर जो हल्के हल्के विंड्स होती है वो इस क्षेत्र से बाहर की ओर बहने लग जाती हैं, ठीक है। जो पवनें होती हैं हाई प्रेशर, हमें पता है कि पवनें कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से चलेंगे लो प्रेशर की ओर, ठीक है। तो हाई प्रेशर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती हैं। तो भारत में, उत्तरी भारत में सर्दियों में हाई प्रेशर बन जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर और आपका जो एयर प्रेशर है दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कवर अप कराया था। तो दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है, यानी जिस एरिया पर आपका टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर एयर प्रेशर आपका अधिक होता है। तो उत्तरी भारत में सर्दियों में आपका टेम्परेचर कम होता है तो एयर प्रेशर वहाँ पर अधिक होता है। तो पवनें वहाँ से चलती हैं किसकी ओर? समुद्र की ओर, हिंद महासागर की ओर। और फिर बीच में ये ऊंचावत से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है, यानी गंगा की घाटी में बहती है। इस मौसम में आसमान बिल्कुल साफ रहता है, तापमान और आर्द्रता कम होती है, पवनें स्थिर और परिवर्तित होती रहती हैं, यानी बदलती रहती हैं। सर्दियों में अगर हम देखें जो भारत के
उत्तरी मैदान है, जैसे भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है या उत्तर पश्चिमी, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान का कुछ पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पर चक्रवातीय विक्षोभ का थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं। यह कम दाब वाली, जो ये आपको मैंने पिछली क्लास में समझाए थे, चक्रवातीय विक्षोभ आपके भूमध्य सागर पर पैदा होते हैं और जो कि पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी पवनों के साथ साथ ये भारत में प्रवेश करते हैं। हमारे यहाँ पर सर्दियों में आपने देखा ना, थोड़ी बहुत वर्षा होती है। सर्दियों में जो वर्षा होती है ना इंडिया में, उत्तरी भारत में, वो इन पश्चिमी विक्षोभों से ही होती है। और भाई सर्दियों की जो वर्षा होती है वो आपकी बौछारों के रूप में होती है। तो अगर अभी एचटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्दियों में जो वर्षा होती है वो बौछारों के रूप में होती है, वो किस वजह से होती है, तो ऑप्शन में था पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। तो आपको उसे ही टिक करना था। जबकि कई स्टूडेंट पजल हो गए थे, भाई कुछ चीज़ें अपने आप से भी अंडरस्टैंड किया करो ना। देखो आप, सिंपल सी बात है, अब जो हमारे गर्मियों में वर्षा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, फ्लड वगैरह भी आ जाती है कई एरियाज़ में, मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत तेज़ी से वर्षा होती है, आप इंजॉय भी करते हो। सर्दियों में जो वर्षा होती है अधिकतर तूफान आते हैं, बाकी बारिश की मात्रा की बात करें तो वो कम होती है। तो सर्दियों में वर्षा बौछारों के रूप में और गर्मियों में वर्षा मूसलाधार होती है इंडिया के अंदर। शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे स्थानीय तौर पर महावट भी कहते हैं। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो कई बार इसे मावट भी लिख देता है एग्जामिनर, मावट लिखें या महावट लिखें, बोथ आर राइट। ओके, तो इस वर्षा की कुल मात्रा कम होती है, बट ये जो वर्षा होती है सर्दियों वाली, ये रबी की फसल के लिए बेस्ट होती है। अब रबी की फसल कौन सी, जैसे आपकी गेहूं हो गया, सरसों हो गई, ठीक है, जौ हो गया, तो इस प्रकार की फसलों के लिए बेस्ट होती हैं जो कि आपकी शीतकालीन वर्षा है। अब प्रायद्वीपीय भारत में बात करें यानी दक्षिण भारत में, तो शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी तापमान में के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। तो ये था भाई शीत ऋतु में भारत में कैसे कैसे वर्षा होती है, कैसे क्या रहता है टेम्परेचर वगैरह। तो आपने देखा कि दक्षिण भारत में आपका टेम्परेचर फिर भी ठीक ठाक रहता है, उत्तरी भारत में आपकी अधिक ठंड पड़ती है भारत की अगर हम बात करें। नेक्स्ट आता है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु सबको पता है हमारे देश के मध्य से कर्क रेखा है, टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है और इस रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं सीधी? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को। तो 21 जून को जब सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती है तो अधिक गर्मी महसूस होती है हमें। जून हमारे यहाँ बच्चों की भी छुट्टियाँ रहती है स्कूलों की। तो ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे मार्च में अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के टेम्परेचर की बात करें तो वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लेती है ना। तो इसी वजह से मार्च के महीने में इन दोनों एरियाज़ के बीच में ही रहता है, यानी प्रायद्वीपीय भारत के आसपास रहता है, साउथ में, बिल्कुल साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल में मध्य प्रदेश और जो गुजरात का टेम्परेचर होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और मई में हमारे भारत देश के जो उत्तर पश्चिम वाले पार्ट हैं, वही आपके सेम जो राज्य हैं, उनमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो आप देख रहे हो कैसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर हम आ रहे हैं धीरे धीरे, मार्च, अप्रैल, मई, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो भारत देश के उत्तरी भागों की बात करें तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। अब टेम्परेचर अधिक है तो भाई एयर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाता है, वायुदाब में कमी आती है और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है उत्तरी भारत में। और इस लो प्रेशर वाले एरिया को भरने के लिए जो पवनें आती है वो समुद्र की ओर से आती है, हिंद महासागर की ओर से आती हैं, जो जिनकी डायरेक्शन होती है दक्षिण पश्चिम, और ये पवनें अपने साथ भरपूर मात्रा में पानी लाती है, जिसे आप मानसूनी पवनों के नाम से जानते हो। इसके साथ साथ अगर हम भारत में देखें तो भाई भारत में
आपकी गर्मियों में एक लोकल विंड्स भी चलती हैं, एक लोकल हवा स्थानीय पवन भी चलती है जिसे हम लू कहते हैं, जो कि गर्मियों का एक प्रभावी लक्षण है। लू चलना ये बहुत गर्म होती है, सूक्ष्म पवनें होती है, आप सबको पता है अगर आप उत्तर पश्चिम में रहते हो तो भारत के पार्ट में, ठीक है। कभी कभी ये शाम तक जारी रहती है, देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है, कई बार ज़्यादा ये चल जाती हैं तो कई लोग मर भी जाते हैं इसके सीधे प्रभाव से, ठीक है। और इसके साथ साथ मई महीने में कुछ धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं और अस्थायी रूप से तो ये आराम पहुंचाती है क्योंकि टेम्परेचर को थोड़ा बहुत कम कर देती हैं, परंतु काफ़ी टाइम तक ये नुकसान भी कर देती है इस प्रकार की आंधियाँ, ठीक है। और अपने साथ हल्की वर्षा भी ला देती हैं, फिर मूसलाधार वर्षा भी होती है मानसून से भारत में। तो बैसाख के महीने में जब ये पश्चिम बंगाल में जो बारिश होती है उसे काल बैसाखी कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल में मानसूनी जो बारिश होती है या मानसूनी पवनों से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कर्नाटक में इसे और केरल में पूर्व जो मानसून से पहले वाली वर्षा, यानी जो अप्रैल आपकी मार्च अप्रैल और मई, क्योंकि भारत में मानसून की एंट्री 1 जून को होती है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो 1 जून को एंट्री होती है। तो इससे पहले वाली जो वर्षा होगी उसे बोलेंगे प्री मानसून रेनफॉल, यानी पूर्व मानसून की वर्षा। तो ये जो पूर्व मानसून की वर्षा अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। केरल में इसे आम्र वर्षा कहते हैं, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है। तो इस वर्षा के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। अब आ गई तीसरी ऋतु हमारी वर्षा ऋतु, जिसमें हमारा मानसून आता है और ये मानसून आकर भारत में अच्छी खासी वर्षा करता है और साउथ की ओर समुद्र के ऊपर से पवनें आती हैं और ये पवनें जो होती हैं वो गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, अपने साथ बहुत अधिक नमी लाती हैं और बहुत तेज़ी से चलती हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत इनकी स्पीड होती है, ठीक है। और यही मानसूनी पवनें 1 महीने में हमारे भारत देश में पहुंच जाती हैं। सबसे पहले 1 जून को केरल राज्य से एंट्री करती है मानसून पवनें। भारत में इनका अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह बदल देता है। जहाँ भारत में भयंकर गर्मी हो रही होती हैं, वहीं वर्षा ऋतु आकर भारत में टेम्परेचर को हल्का फुल्का नॉर्मल कर देती है। और कहीं पर तो वर्षा बहुत अधिक होती है, जैसे पश्चिमी घाट के जो पवनमुखी ढाल है, यानी जो बिल्कुल इन पवनों के सामने वाला एरिया है, वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर से भी अधिक। इसके बाद कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं, यानी ये तो पवन मुख ढाल थे, ठीक है, जो बिल्कुल पवन के सामने और पवन के बिल्कुल बैक वाला एरिया जहाँ पर पवनें नहीं पहुँच पाती वहाँ पर वर्षा कम भी होती हैं। तो इस प्रकार के एरिया क्या कहलाते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो एरिया ये कहलाते हैं। इस मौसम की जो अधिकतर वर्षा होती है वो भारत देश के उत्तर पूर्वी पार्ट्स में होती है, जिसमें मेघालय इंपॉर्टेंट है। मेघालय भारत की नहीं संसार की सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में चेरापूंजी मासिनराम के निकट होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपकी गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं और उनकी नुकीली सिचुएशंस के कारण नुकीली अवस्था में है वे, और वो सभी पवनों को वहाँ पर रोक कर मेघालय राज्य में भरपूर वर्षा करती हैं। राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर अरावली एक पर्वतमाला है और इसी पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है। मानसून से रिलेटेड एक और थोड़ी सी परिघटना है जिसे कहते हैं वर्षा में विराम। वर्षा में विराम, इसमें क्या होता है, आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल रहते हैं। मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है, फिर उसमें क्या होगा, मान लो आपकी 1 सप्ताह तक एकदम से वर्षा हो ही जा रही, फिर थोड़े टाइम बाद उसमें थोड़ा रुक गए, यानी वर्षा 1-2 सप्ताह नहीं हुई, 1 महीना लगातार वर्षा होकर फिर 1 सप्ताह वर्षा ना होना, तो इसे ही कहते हैं वर्षा में विराम, ठीक है। तो मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से समझा था। तो अगर मानसूनी गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो वर्षा अच्छी होगी, और यह हिमालय के समीप चला जाता है तो थोड़ा सूक्ष्म मौसम बना रहता है। तो कई बार मानसून से आप सबको पता है बहुत ज़्यादा वर्षा भी हो जाती है, तो बाढ़ की भी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की जो तीव्रता है वो आवर्ती, ये मानसून की मात्रा और समय दोनों को प्रभावित करती है। तो आपको याद रखना होगा जो हमारा ITCZ है उसकी जो लो प्रेशर बेल्ट है, उसकी जो कितना लो प्रेशर बेल्ट कितना हाई बना है या कितना लो बना है, ये सिचुएशन भी मानसूनी पवनों को प्रभावित करती है और मानसूनी वर्षा की मात्रा को भी और इसके टाइम पीरियड को भी।
यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर तथा मुख्य स्थलीय भागों को पार कर जाता है। और यह जो गर्त बनता है, ये गर्त आपके मानसूनी गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। सिंपल सी बात है, जितना भाई आपका लो प्रेशर बेल्ट बनेगा ना, जितना कम लो प्रेशर बेल्ट बनेगा उतनी ही आपकी मानसून अच्छा आएगा, क्योंकि उतने ही उस एरिया को भरने के लिए हवाएं आएंगी चारों ओर से, जो हवा अपने साथ नमी लाएंगे और भरपूर वर्षा करेंगी। ठीक है, तो इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ भी आती है कई बार, तो दूसरे पार्ट में सूखे वाली समस्या भी देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए कभी कभी देश के किसानों को कृषि कार्य को भी अव्यवस्थित कर देता है मानसून। तो ये था मानसून आया, अब उसने अपना काम किया, अब वो क्या करेगा, वापसी जाएगा, यानी मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम यानी मानसून का लौटना जिसे आप कहते हो। तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी यानी सूर्य मकर रेखा की ओर चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अक्टूबर 23 सितंबर तक सूर्य भूमध्य रेखा तक दोबारा पहुंच जाता है। 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो आपका अक्टूबर नवंबर सूर्य मकर रेखा की ओर जाता है, तो आपका लो प्रेशर कहाँ बनेगा, मकर रेखा पर। तो इसी वजह से हवाएं कहाँ चलनी शुरू होगी, आपके निम्न दाब केंद्र की ओर, जो कि मकर रेखा पर है। ऑस्ट्रेलिया की सेंटर में से गुजरती है मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उसको भरने के लिए भारत देश के भी पार्ट से भी हवाएं चलना शुरू होती हैं। स्थल की ओर से ये हवाएं चलती हैं, तो इनमें पानी की मात्रा नहीं होती, तो ये इतनी ज़्यादा वर्षा नहीं करती। ठीक है, अक्टूबर के आरंभ में मानसून उत्तर के मैदान से पूरी तरह से हट जाता है। अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वो गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, यानी वर्षा ऋतु के बाद हमारी दैन आती है शीत ऋतु। मानसून की वापसी होने से आसमान बिल्कुल साफ और एक बार तो तापमान में थोड़ी बहुत इंक्रीजमेंट भी होती है। दिन का तापमान उच्च हो जाता है और रातें ठंडी और सुहावनी रहती हैं। ठीक है, स्थल में अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान और आर्द्र वाली अवस्था के कारण दिन का जो मौसम है असह्य हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भादवे की गर्मी कहते हैं ना, भादवे की सड़ी हुई गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये उसी चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। इसे सामान्यतः कवार की उमस भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखोगे, कवार की उमस भी कहते हैं। जब मानसून लौटता है तो उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का जो टेम्परेचर है या दिन का जो मौसम होता है वो चिपचिपा सा होता है, जो असहनीय होता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में उत्तरी भारत में फिर से तापमान नीचे से गिरने लगता है, जिसे हीट भी कहते हैं। अक्टूबर हीट के नाम से भी इसे जाना जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अक्टूबर हीट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्या आप जानते हो, ये आपका जीके पॉइंट, मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला एरिया है। आई नो, हम जानते हैं मासिन राम चेरापूंजी विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और इसके साथ साथ ये स्टेलैग्माइट और स्टेलैक्टाइट गुफाओं के लिए भी फेमस हैं। तो स्टेलैग्माइट और स्टेलैक्टाइट ये दोनों चीज़ें आपकी भूमिगत जो जल है हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ आकृतियां बनाता है, और ये उन्हीं आकृतियों के नाम हैं। नवंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर भी स्थानांतरित हो जाती है, और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है। ठीक है, अंडमान जो सागर है इसके ऊपर उत्पन्न होता है। ये जो चक्रवात आएंगे ना, ये भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, और जो भारत के पूर्वी तट पर भारी वर्षा करते हैं, जिसमें आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इनके तटीय किनारे आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। आप सभी इस टाइम पर देखते भी हो न्यूज़ में कि इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तटीय इलाके बर्बाद हो चुके हैं। तो ये सब कुछ हम देखते भी हैं। यहाँ पर आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा एरियाज हैं, जहाँ पर ये चक्रवात आते हैं, काफ़ी हानि होती है। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने ये राज्यों के नाम डाल भी दिए हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश भी आता है भाई इसमें। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों से होती है। अब कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, जो तमिलनाडु का तटीय किनारा है, तमिलनाडु राज्य का, उसे ही कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है वर्षा का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। पश्चिमी तट के भागों और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें और पश्चिमी तट की बात करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी भारत की सबसे अधिक मैक्सिमम रेनफॉल होती है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, फिर पंजाब, हरियाणा, गुजरात की बात करें, तो वहाँ पर 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य, यहाँ पर कुछ इशूज़ हैं, उनकी वजह से पवने ज़्यादा वर्षा यहाँ पर नहीं कर पाती। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में और सह्याद्री के पूर्व में भी जो वर्षा की
मात्रा है वो समान रूप से कम ही होती हैं। अगर वर्षा की मात्रा यहाँ कम क्यों होती हैं? जम्मू कश्मीर के लेह में भी जो वर्षण की मात्रा होती है वो वहाँ पर भी कम होती है। ठीक है, देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात यानी स्नोफॉल ये हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। पूरे भारत में स्नोफॉल नहीं होता, आप सबको पता है। हिमालय के जो हिमालय वाले एरियाज हैं वहीं पर स्नोफॉल होता है। अब क्या होता है, जो मानसून है इसकी नेचर के कारण, प्रकृति के कारण एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जो वर्षा होती है उसमें काफ़ी भिन्नता देखी जाती है। ऐसा नहीं होता कि हर साल मानसून एक जैसी पवनें आती हैं, हर साल एक जैसी वर्षा होती है, नहीं। कभी मैक्सिमम हो जाती है, कभी मिनिमम और कभी मीडियम ही रहती हैं, या कभी बिल्कुल सूखे वाली नौबत आ जाती है। तो मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर बार जो मानसून होता है वो अनियमित होता है, वो बिल्कुल ये अगर हम कहें कि कंटिन्यू नहीं रहता। ठीक है, बारिश के मामले में तो जो राजस्थान है, गुजरात हैं, जो पश्चिमी घाट हैं, इनके जो वृष्टि छाया प्रदेशों में वर्षा अधिक होती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ भी आती हैं और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आपके सूखे की आकांक्षा बनी रहती हैं। तो मानसून एकता का परिचायक। अब मानसून कैसे एकता का परिचायक है? आप देखते हो मानसून से पूरे भारत में अलग अलग एरियाज में अलग अलग वर्षा देखने को मिलती हैं, फिर भी जो मानसून है पूरे भारत को बांधे रखता है। ये हिमालय, जैसे हिमालय है, हिमालय क्या है, वहाँ पर बहुत अत्यधिक ठंडी पवनें चलती हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। ऊंचे अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में ऊंचा टेम्परेचर बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है वहाँ ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी पड़ती है। समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सब चीज़ समझाई थी कि कैसे समुद्र से लगते एरियाज होते हैं, वहाँ पर आपकी ज़्यादा गर्मी नहीं होती और ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, कि जैसे ऋतुएं बदलती है ऐसे पवनों की दिशा, डायरेक्शंस बदलती हैं और ऋतुओं को कैसे प्रभावित करती हैं। वर्षा की अनिश्चितता, ये वर्षा बिल्कुल निश्चित नहीं होती, और वर्षा का असमान वितरण, ये भी मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव, वनस्पति, एग्रीकल्चर सर्कल, मानव जीवन, त्योहार, उत्सव, ये सभी मानसून के चारों ओर ही घूम रहे होते हैं। कई त्योहार तो हमारे ऐसे होते हैं जो मानसून से रिलेटेड होते हैं। हम खुद देख लो, सावन में आप सभी कितने खुश रहते हैं, सावन में कितना अच्छा मौसम होता है, चारों ओर हरियाली रहती है, मन भी कितना खुश खुश रहता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक समुद्र भारतवासी मानसून के आगमन की तैयारी करते रहते हैं, और ये पवनें हमें जल देकर हमारे एग्रीकल्चर को भी सुरक्षित रखती हैं, पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियों को जल मिल जाता है, और एक नदी घाटी इकाई का भी नाम जिन्हें हम देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में दामोदर घाटी निगम योजना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा भारत में जलवायु, उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ भारत में मानसून का आगमन, मानसून की वापसी, और भारत में ऋतुएं, जेट धाराएं, पश्चिमी विक्षोभ। आई थिंक इस वाले चैप्टर से आपके 4-5 क्वेश्चन कवरअप होते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। और फिर भी कोई इश्यू हो, कुछ चीज़ ना समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट क्या करो भाई, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, वीडियो में कोई दिक्कत है, तब आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कवरअप कर लेना। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और एक बात और, घर में रहो, सुरक्षित रहो और इस कोरोना से बचे रहो। फिर मिलेंगे, हैव ए नाइस डे।